नमस्कार, मैं राम कुमार, शिक्षा अधिकारी आंचलिक विज्ञान नगरी की ओर से आज इस विशेष अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज इस अवसर पर हमारे केंद्र की ओर से एक लोकप्रिय व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर अनिल कुमार, लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित एक लोकप्रिय व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएँ और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। श्री अनिल कुमार जी। आज़ाद भारत के राजनीतिक एकता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। वास्तव में सरदार पटेल आधुनिक भारत के शिल्पी थे, जिस अदम्य उत्साह और अदम्य शक्ति से उन्होंने नवजात स्वतंत्र भारत गणराज्य की प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया और उसके एकीकरण में योगदान दिया, उसके कारण उन्होंने विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर अपना अमिट स्थान बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का लाडबा था। उनका जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनकी जन्म तिथि के संदर्भ में कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मैट्रिकुलेशन में जिस तिथि का उन्होंने प्रयोग किया वह 31 अक्टूबर 1875 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। इनका जो मुख्य पेशा था वकालत का, लेकिन उसके साथ उन्होंने राजनीति और समाज सुधार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेता थे। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने और उसके बाद उन्होंने देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में एकीकरण कराया। 1893 में 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया, किंतु इस विवाह को उन्होंने अपने अध्ययन या पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बनने दिया। 1897 में 22 साल की अवस्था में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1900 में जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। गोधरा में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी, जहां उन्होंने प्लेग की महामारी से पीड़ित कोर्ट ऑफिशियल की बहुत सेवा की। 1902 में इन्होंने वकालत का काम बोरसाद से शुरू किया और क्रिमिनल लॉयर के रूप में नाम कमाया। जुलाई 1910 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल इंग्लैंड जाकर मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। वहाँ उन्होंने आधी समयावधि में ही पूरा कोर्स कर लिया। फर्स्ट डिवीजन के साथ फर्स्ट रैंक हासिल की, जिसके लिए उन्हें 50 पाउंड इनाम भी मिला। जनवरी 1913 में मिडिल टेम्पल के बैरिस्टर बन गए। इसके बावजूद वे अगले ही महीने 13 फरवरी को स्वदेश लौट गए। अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी और जल्द ही देश के अग्रिम पंक्ति के क्रिमिनल लॉयर बन गए। 1915 में गुजरात सभा के मेंबर बने। 1917 में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर चुने गए। नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी के साथ सीधे संपर्क में आए। 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से इन्होंने प्रबंधन किया। 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व कर वसूली को माफ कराया।
गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया और जिसके सचिव सरदार पटेल और अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती, कुर्ता को अपनाया तथा विदेशी कपड़ा की होली जलाई। गांधी जी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। 1922 में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। चुनाव जीतकर 1923 में अहमदाबाद नगर पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष बने। 1927 में गुजरात में एक भयानक बाढ़ आई थी, जिससे निपटने के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। 1928 में खेड़ा के किसानों के बरदोली में नो टैक्स सत्याग्रह अभियान का सफल नेतृत्व किया, जहां किसानों ने इनको सरदार की उपाधि दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी इस उपाधि को सार्वजनिक मान्यता दी गई। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के पक्ष में प्रचार करने के कारण इनको 7 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर साबरमती जेल में डाल दिया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ शिमला वार्ता में गांधी जी के साथ रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर जनवरी 1932 से जुलाई 1934 ईस्वी तक यरवदा जेल में गांधी जी के साथ कैद रखा गया। 1935 से 1942 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन बने। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर अगस्त 1942 में अहमदनगर फोर्ट में नेहरू, आज़ाद और कई बड़े नेताओं के साथ इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जून 1945 में शिमला वार्ता में भाग लेने के लिए जेल से इनको रिहा करना पड़ा। 2 सितंबर 1946 को सरदार पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। भारत सरकार ने 25 जून 1947 को रियासतों के लिए सरदार पटेल के अधीन एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बनाने का निर्णय लिया। सरदार पटेल 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। नागपुर, बनारस तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने क्रमशः 3 नवंबर, 25 नवंबर और 27 नवंबर 1948 को सरदार पटेल को डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्रदान की। 26 जनवरी 1949 को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सरदार पटेल को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी। 7 अक्टूबर से 15 नवंबर 1949 तक जब नेहरू जी यूएस, यूके और कनाडा के यात्रा पर गए थे, तब सरदार पटेल सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का बॉम्बे हाउस में निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से इनको नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। तो यह कुछ ऐसे राजनीतिक जीवन है जो सरदार पटेल के बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है और
इस बीच उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में न केवल भाग लिया, बल्कि जो भी इनको कार्य दिया गया उसको सफलतापूर्वक इन्होंने निर्वाह भी किया, और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके जीवन के कई प्रेरक प्रसंग भी हैं जो इनकी ईमानदारी, इनकी कर्तव्यनिष्ठता, इनकी सादगी और सर्वोच्च आचरण को दर्शाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। सरदार पटेल भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट थे। एक दिन असेंबली के कार्यों से मुक्त होकर घर जाने को ही थे कि एक अंग्रेज दंपति वहां पहुंच गया। यह दंपति भारत में घूमने आया हुआ था। पटेल की बढ़ी हुई दाढ़ी और सादे वस्त्र देखकर उस दंपति ने उनको वहां का चपरासी समझ लिया। उन्होंने पटेल से असेंबली घुमाने के लिए कहा। पटेल ने उनका आग्रह विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और उस दंपति को पूरे असेंबली भवन में साथ रहकर घुमाया। अंग्रेज दंपति बहुत खुश हुए और लौटते समय पटेल को 1 रुपया बख्शीश में देना चाहा, परंतु पटेल बड़े नम्रतापूर्वक मना कर दिया। अंग्रेज दंपति वहां से चला गया। दूसरे दिन असेंबली की बैठक थी। दर्शक गैलरी में बैठे अंग्रेज दंपति ने सभापति के आसन पर बढ़ी हुई दाढ़ी और सादे वस्त्रों वाले शख्स को सभापति के आसन पर देखकर हैरान रह गया और मन ही मन अपने भूल पर पश्चाताप करने लगा कि वे जिसे यहाँ चपरासी समझ रहे थे वह तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट निकले। वो उनकी सादगी और उनके विचारों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सादगी, सहज स्वभाव और नम्रता की इससे बड़ी वानगी क्या हो सकती है। इसी तरह से सरदार पटेल अपनी कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं, और इससे संबंधित भी एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। पटेल की वकालत तब खूब चलती थी। एक बार वह हत्या का एक मुकदमा लड़ रहे थे। उन्हें खबर मिली कि गांव में उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई है। बीमारी गंभीर थी, इस कारण वह गांव आ गए। वह अपनी पत्नी की देखभाल में लगे थे। इसी बीच हत्या के उस मुकदमे की सुनवाई की तारीख पड़ी। काफी असमंजस में थे। इधर पत्नी मृत्युशैया पर थी, उधर पेशी पर शहर जाना भी जरूरी था। न जाने पर मुकदमा खारिज हो जाने और मुलजिम को फांसी होने की आशंका थी। पति को असमंजस में देख पत्नी बोली, आप मेरी चिंता न करें, पेशी पर जरूर जाएं, भगवान सब अच्छा करेंगे। पत्नी की बात मानकर सरदार पटेल शहर लौट आए, मगर उनका मन बड़ा दुखी रहा। अदालत में मुकदमा पेश हुआ। सरकारी वकील ने साबित करने की कोशिश की कि मुलजिम कसूरवार है और उसे फांसी ही होनी चाहिए। सरदार पटेल बचाव पक्ष की ओर से जवाब देने के लिए खड़े हुए। वह बहस कर ही रहे थे कि उनके सहायक ने एक तार लाकर उनको दिया। वह थोड़ी देर रुके, तार पढ़कर अपने कोट की जेब में रखा और फिर बहस में लग गए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका मुवक्किल बेकसूर है। बहस के बाद मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि अपराधी निरपराध है। मुवक्किल और दूसरे वकील मित्र अदालत के बाद बधाई देने इनके कमरे में आए। इन्होंने मित्रों को वह तार दिखाया जो उन्हें अदालत में बहस के दौरान मिला था। तार में लिखा था, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मित्रों ने कहा, बीमार पत्नी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सरदार पटेल ने कहा, दोस्तों, अपनत्व से बड़ा कर्तव्य होता है। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरित्र
और उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है। जहाँ तक राजनीतिक उपलब्धि का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में तो उन्होंने भाग लिया, लेकिन स्वतंत्र भारत को एकबद्ध करने में, उसके एकीकरण में जो उनका योगदान है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत बिखरा पड़ा था, उसमें 562 रियासतें थीं, उनका विलय करना आवश्यक था। नहीं तो जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, शायद यह भारत नहीं बन पाता। स्वतंत्रता के बाद गृह मंत्री इन्हें बनाया गया और भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी और निर्विवाद रूप से पटेल का इसमें विशेष योगदान था। सरदार पटेल ने आज़ादी से पहले ही पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और जोधपुर रियासत को छोड़कर शेष सभी रियासत स्वेच्छापूर्वक भारत में विलय करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। जूनागढ़ में करीब 80% हिंदू आबादी थी, लेकिन वहाँ का शासक मुस्लिम था। उसने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में विलय करने का फैसला किया। इस फैसले से जूनागढ़ की जनता भड़क गई और राज्य के कई हिस्से में नवाब के शासन के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। सरदार पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ विलय की मंजूरी को रद्द करने और जनमत संग्रह कराने को कहा। जब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया तो सरदार पटेल ने 1 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में भारतीय सेना भेज दी। इसके बाद उसी साल दिसंबर में वहाँ जनमत संग्रह हुआ, जिससे 99% लोगों ने भारत में रहने को चयन किया। इसी प्रकार कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का शासन था। उन्होंने स्वतंत्र रहने की प्राथमिकता दी थी। पाकिस्तान ने जब कश्मीर को अपने हाथों से निकलते देखा तो जबरन हड़पने की योजना बनाई। 22 अक्टूबर 1947 को करीब 5000 कबायली घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 2 दिनों बाद महाराजा हरि सिंह ने सैन्य सहायता के बदले भारत में विलय करने का ऑफर दिया। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किया और इस तरह से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। हैदराबाद के विलय में भी कुछ समस्या आई। हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ ने फैसला किया कि उनका रियासत न तो पाकिस्तान में और न ही भारत में शामिल होगा। भारत छोड़ने के समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को या तो पाकिस्तान या फिर भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बने रहने का भी प्रस्ताव दिया था। शुरू में निजाम ने ब्रिटिश सरकार से हैदराबाद को राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत स्वतंत्र राजतंत्र का दर्जा देने का आग्रह किया। ब्रिटिश निजाम के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत में शांतिपूर्वक विलय करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जब भारत के पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे अधिक 17 पोलो के मैदान थे।
17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए और इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति और उनके सफल नेतृत्व के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। एक और रियासत जोधपुर था जो भारत के साथ मिलना नहीं चाहता था। आज़ादी से पहले महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठे थे। उनको लगा कि पाकिस्तान से वह अच्छी सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उनकी रियासत की सीमा मिली हुई थी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत शुरू कर दी। कहा जाता है कि जिन्ना ने महाराजा को एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिया और कहा कि अपनी मांगे लिख लीजिए। जिन्ना किसी भी शर्त पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी थे। उन्होंने महाराज को कराची पोर्ट का मुफ्त एक्सेस से लेकर हथियार निर्माण और आयात तक की छूट देने की पेशकश रखी। जोधपुर को हाथ से निकल जाने का खतरा भांपते हुए सरदार पटेल ने हनुमंत सिंह से भेंट की। उन्होंने महाराजा को आश्वस्त किया कि उनको हथियार आयात करने की अनुमति दी जाएगी और जोधपुर रेल मार्ग से काठियावाड़ तक जुड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अकाल के दौरान जोधपुर में भारत अनाज की सप्लाई करेगा। जब महाराजा इस पर मानने को तैयार नहीं थे तो पटेल ने उन्हें चेताया कि पाकिस्तान में हिंदू बहुल राज्य को मिलाने से वहाँ सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। इसके बाद जोधपुर के महाराजा भारत में विलय के लिए तैयार हो गए और जोधपुर भारत का एक अभिन्न अंग हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति और उनकी जो योजना और प्लानिंग थी वो इतनी सशक्त थी कि उसके परिणाम स्वरूप कई जो रियासतें अपने को शक्तिशाली समझती थी उनको या तो मित्रतापूर्वक या उनसे समझौता करके और अंततः यदि वो इससे भी न माने तो फिर उन पर सैन्य कार्रवाई करके भारत में विलय कराया गया। और आज का भारत या आज के भारत का जो स्वरूप है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपनी नीतियों के कारण ही है और इसीलिए इनको यूनिटी का, एकीकरण का प्रतीक माना जाता है। और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर एक विशालकाय सरदार पटेल की मूर्ति के निर्माण कराया और उसका शिलान्यास किया, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और आधार से अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 240 मीटर है। तो यह सरदार पटेल की उपलब्धि है जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह भी एक पक्ष माना जाता है कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ उसमें एक सदस्य के रूप में सरदार पटेल भी शामिल थे। इन्होंने अपने पक्ष रखते हुए यह कहा कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व भी शामिल किए जाएं जो भारत को एक बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए और भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है और वहाँ कोई भी कार्य संपादित कर सकता है। तो यूनिफिकेशन में कई तरीकों से सरदार पटेल ने अपना योगदान दिया है। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रहते हुए एक योगदान और दूसरे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेदों को शामिल कराना जो भारत के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सरदार पटेल का व्यक्तित्व है।